हाँ जी, ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू ऑल। लिखो बच्चों। और स्टेटमेंट, लिखेंगे और स्टेटमेंट। हाँ जी, और स्टेटमेंट है आपके पास P और Q, जिसे कि हम यूं भी लिखते हैं P और ये सिंबल और का सिंबल है ये, ठीक है, P और Q ये आपके पास है। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल क्या बनेगी? पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी ये। हाँ जी, ये P, ये Q, दिस इज P और Q। तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, एंड दिस इज फॉल्स फॉल्स। और स्टेटमेंट कब ट्रू होती है? दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाए तो और स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, यहां पर दोनों ट्रू है तो ये और स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। अच्छा, एक ट्रू है तो भी ये ट्रू होएगी, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो भी ये ट्रू होएगी, दोनों फॉल्स है तो ये चीज आपके पास फॉल्स होएगी। ठीक है, तो ये और स्टेटमेंट आपकी कब ट्रू होती है? दोनों में से अगर एक भी होल्ड कर जाए, एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाएगी तो जो आपके पास और स्टेटमेंट है वो आपके पास ट्रू हो जाएगी। इज इट ओके? ये और स्टेटमेंट है। ठीक है जी। तो ये आपके पास और स्टेटमेंट है कि P एंड Q, P और Q दोनों में से एक ट्रू होगा तो और स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? बोलो बच्चों। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल्स कराने से पहले आप लोगों को मैं चलो वही लिखता हूं। पहले लिखो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, उसके बाद फिर मैं एग्जांपल्स कराता हूं। लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी जानते हो, सुना है कभी? क्या होता है? हाँ जी, ठीक है, सही है, एक वर्जन है आपका ये। लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, if A and B are two real numbers, if A and B are two real numbers, then exactly one of the following holds, then exactly one of the following holds। क्या? A is greater than B, comma A is equal to B, comma A is less than B। एग्जैक्टली वर्ड को जरा अंडरलाइन करना। एग्जैक्टली जो वर्ड है इसको जरा आप अंडरलाइन करना।
ये लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी है। ट्राइकोटॉमी का मतलब है 3 केसेस। ट्राई मतलब 3, कोटॉमी मतलब केसेस। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज और उनमें से एग्जैक्टली एक होल्ड करेगा। कोई 2 रियल नंबर अगर आपके पास है तो उन दोनों रियल नंबर्स में ए और बी अगर 2 रियल नंबर है, या तो ए बी से बड़ा होगा, या फिर ए बी के बराबर होगा, या फिर ए आपका बी से लेस होगा, छोटा होगा। ठीक है। और इन तीनों में से एक ही चीज होल्ड करेगी। इन तीनों में से एग्जैक्टली एक केस होल्ड करेगा। इज इट ओके? समझ गए क्या? इन तीनों में से एग्जैक्टली एक केस होल्ड करेगा। तो दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। ये लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी है आपके पास कि कोई भी 2 रियल नंबर हैं ए और बी, तो या तो ए आपका बी से बड़ा होगा, या फिर ए आपका बी के इक्वल होगा, या फिर ए आपका बी से छोटा होगा। तो तीनों में से एग्जैक्टली एक चीज होल्ड करेगी। ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। ठीक है जी। अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिखा 4 इज ग्रेटर देन 4, एक। दूसरी मैंने लिखी 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फिर मैंने लिखा 4 इज लेस देन 4। फिर मैंने लिखा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। फिर लिखता हूं 5 इज ग्रेटर देन 4। फिर लिखा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। फिर लिखा 5 इज लेस देन 4। और फिर मैंने लिखा 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये स्टेटमेंट्स हैं। दिस इज ए, बी, सी, डी एंड दिस इज ई। ये स्टेटमेंट ई है, ये एफ है, ये जी है, और ये आपके पास एच है। ठीक है। बताओ जरा इनमें से कौन कौन ट्रू है? टेल मी। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, जरा ये बताओ। अब सुनो, ये जो मैं काम तुम्हें करा रहा हूं ना, ये बड़ा बेसिक वर्क है। जब हमारा सिलेबस एग्जैक्टली शुरू हो जाएगा ना, जब बच्चे, पता है कई बार क्या है, ये जो लॉजिक कैलकुलस है इसकी वजह से क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। आपको कंसेप्ट आता है वो एक चीज है, लेकिन लॉजिक की वजह से बच्चे कई बार क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हैं। इसलिए मुझे आप लोगों को शुरुआती क्लासेस के अंदर लॉजिक सिखाना है कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट चीजों का होता क्या है। हाँ जी। रुचिका, ओप्पो के नाम से मैसेज आया है ए बी ई एफ। ए ट्रू है, बी ट्रू है, उसके बाद ई को ट्रू बोल रहा है और एक एफ को ट्रू बोल रहा है। हाँ जी। हाँ जी, बताओ। सुनो, एक तो बी ट्रू है, एक डी ट्रू है, एक ई ट्रू है, एफ भी ट्रू है। तो बी, डी, ई, एफ, ये 4 ट्रू हैं। बी, डी, ई और एफ, ये 4 ट्रू हैं। अब मैं लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी को और ये और स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखवाई है, इन दोनों का यूज करके अब मैं आपको ये चीजें समझाता हूं कि क्या मतलब है।
सभी ध्यान से सुनेंगे जरा। देखो, बहुत ध्यान से। ये लिखा है ए, ऐसे लिखा है, एक आपके पास ये लिखा है, एक आपके पास ये लिखा है, और एक तुम्हारे पास ये लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो ना, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये जो 1 और 3 है ना, ये आपके पास और स्टेटमेंट है, ये शॉर्ट एंड है। पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं। इसकी फुल फॉर्म है ए इज, वर्ड्स में लिख रहा हूं, ए इज, हाँ जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये लिखा है। और मैंने जानबूझ के मोटा सा बनाया है। और आप लोग अभी अपनी इनिशियल स्टेज पे हो, आप लोगों को हमेशा इसको पता है, यूजुअली लोग क्या पढ़ देते हैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये पढ़ देते हैं और को खा जाते हैं। आप लोग अपनी हैबिट बनाओ, इसको जब कभी भी पढ़ते हो ना, ऐसे पढ़ो, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। बल्कि मैं यहां पर इक्वल टू बी की लिखने की बजाय पूरा लिखता हूं इस स्टेटमेंट को भी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज इक्वल टू बी। ये जो सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है ना, ये इस सेंटेंस का शॉर्ट एंड है। ये जो कंप्लीट मैंने बॉक्स यहां पर बनाया है ना, ये इस बॉक्स का शॉर्ट एंड है। इसको प्रॉपर ऐसे पढ़ना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। ये तो हुआ पूरा खोल के, लेकिन चलो हम ऐसे पढ़ देते हैं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। लेकिन और को बहुत सारे लोग खा जाते हैं। इसको पता क्या पढ़ते हैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। कई बार जो बिगिनर बच्चे होते हैं ना, वो आके कई बार ये पूछते हैं, सर ये आपने क्यों लिखा है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जब पता ही है कि 5 तो 4 से बड़ा है, आपने यहां इक्वल टू क्यों लगाया? भाई ये एक स्टेटमेंट है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये आपके पास एक और स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट कब ट्रू होती है? दोनों में से एक ट्रू हो जाए। अगर मैं इसको, ये जो सेंटेंस, ये जो चीज लिखी हुई है, इसको अगर मैं पूरा खोल के लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 5 इज ग्रेटर देन 4 और 5 इज इक्वल टू 4। दोनों तो ट्रू नहीं है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी बोलता है कि दोनों में से एक ट्रू होगा, और दोनों में से एक ट्रू है। 5 इज ग्रेटर देन 4 ट्रू है, तो कंप्लीट स्टेटमेंट को ट्रू कहा जाएगा। समझ गए क्या? आप, कुछ बच्चे बोलते हैं, सर जब पता ही है कि 5 4 से बड़ा है तो ऐसे क्यों लिखना? ठीक है, मत लिखो। लेकिन कई बार जब अननोन क्वांटिटी आ जाती है, उन अननोन क्वांटिटीज का हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। जैसे कहीं पर लिखा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये लिखा है, तो इससे हम क्या समझेंगे? बताओ क्या समझेंगे? कि x 10 या 10 से बड़ा है। x 10 भी हो सकता है, 10 से बड़ा भी हो सकता है। तो अननोन जब क्वांटिटी आ जाती है तो इस सिंबोलिज्म का फायदा होता है। तो ये जो सिंबोलिज्म है, ये आपके पास एक और स्टेटमेंट है। ये इसका पूरा मैंने खोल के लिख दिया।
इज इट ओके? ये जो सेकंड लिखा है ये तो एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये तो सिर्फ सीधा सीधा लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी। अगर होल्ड कर रहा है तो ठीक है। इज इट ओके? जो ये थर्ड है ये फिर से एक और स्टेटमेंट है। बताओ क्या ये? इसको कंप्लीट खोल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। क्या लिखेंगे इसे? ए इज, हाँ जी, ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। समझ रहे हैं क्या? ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। ये आपके पास ये लिखा हुआ है और बीच में और लगा है बच्चों, बीच में ये और लगा हुआ है। इन दोनों में से एक चीज अगर ट्रू हो गई तो कंप्लीट स्टेटमेंट को ट्रू कहा जाएगा। सुनो, ये लिखा है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको हमने ट्रू बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि ये दो चीजें हैं, दोनों के बीच में और लगा है और उनमें से एक ट्रू है। बताओ जरा, इसको खोल के लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 4 इज ग्रेटर देन 4 और 4 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज ग्रेटर देन 4 तो गलत है, लेकिन 4 इज इक्वल टू 4 तो ट्रू है ना, एंड देयरफॉर द कंप्लीट स्टेटमेंट इज ट्रू। इज इट ओके? समझ गए क्या? दिस इज योर और स्टेटमेंट। ये आपके पास आपकी और स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों? और स्टेटमेंट कब ट्रू होती है? जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो और स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है। ठीक है? अब मैं आपको जरा एटमोस्ट और एटलीस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। उसके ऊपर कई ऑप्शंस के अंदर कई बार एग्जाम में, CSIR नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, इन एग्जाम्स के अंदर कई बार उस चीज के ऊपर जो ना एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है। तो एक बार एटमोस्ट और एटलीस्ट भी मैं आपको बता दूं। सुनो, कहीं पे लिखा है x इज लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है? हाँ जी, देखो ये लिखा है x, इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है ये? नहीं, मतलब उतना नहीं, वो तो मैंने एक बार के लिए बोल दिया आपको, बल और बोलना है बीच में, है ना, नहीं तो वो बार बार फिर वो कम्बरसम हो जाएगा। तो पढ़ के बताओ क्या लिखा है ये? x इज लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है? अब सुनो, ये लिखता हूं इसको, x इज, हाँ जी, लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है? बोलो। अब सुनो, 1+ के नाम से कौन है भैया? अपने नाम से मैसेज करो भैया, ऐसे नहीं। 1+ के नाम से मैसेज आया है, मेरे पास भी 1+ का ही फोन है भाई। सर अप्लाइड भी इस बार आप ही कराओगे, मोस्ट प्रॉब्लम मैं ही कराऊंगा। हाँ जी, x इज लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है? अब सुनो, x इज एट मोस्ट 100। x इज एट मोस्ट 100। समझ गए? ये एटमोस्ट का मतलब है, जब ये कहा जाए ना x इज एटमोस्ट 100, तो इसका मतलब है x इज लेस देन और इक्वल टू 100।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, ध्यान से। कमेंट आया कि अप्लाइड का पोर्शन, अप्लाइड का पोर्शन भी अब की बार मोस्ट वॉल्यूम में ही कराऊंगा। मैंने एमएससी के सारे पेपर पढ़ाए हुए हैं लगभग 15 साल तक, प्योर के, अप्लाइड के, स्टैट के, ओआर के, सारे। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक एग्जाम, एक कोई टेस्ट हुआ, 100 नंबर का टेस्ट है, ठीक है। एक बच्चे के मार्क्स आए, जितने भी आए, उस बच्चे के मार्क्स आए M आउट ऑफ 100। 100 नंबर का टेस्ट है, मार्क्स आए उसके M। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 100 नंबर का टेस्ट है, M उसके मार्क्स आए हैं, अब अगर मैं ये लिख दूं कि M इज लेस देन और इक्वल टू 400, ट्रू और फॉल्स? टेस्ट 100 नंबर का है, ध्यान रखना, 100 ही नंबर का टेस्ट है। टेस्ट 100 नंबर का है, ये याद रखना, और मार्क्स उसके एम आई, एंड आई एम राइटिंग एम इज लेस देन और इक्वल टू 400, ट्रू और फॉल्स? ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके बताएं जरा, ट्रू और फॉल्स? ये स्क्रीन खराब हो रखी है, इसको चेंज कराएंगे 1-2 दिन में। ट्रू है या फॉल्स है? हाँ जी। अब इसी तरह से एग्जाम के अंदर ऑप्शंस के अंदर फंसाता है वो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब एक बिगिनर बच्चा पता क्या सोचता है, जो नोवाइस बच्चा होता है, वो कहते हैं सर 4 टेस्ट तो 100 नंबर का है। हाँ, 400 नंबर तो आ ही नहीं सकते। हाँ, नहीं आ सकते। बोले सर फिर आपने ये क्यों लिखा है? तो मैंने कब कहा है 400 आ गई? इसमें ये कब कहा गया है कि 400 आ गए हैं? दिस इज योर स्टेटमेंट। ये लिखा है M 400 से कम है या 400 के बराबर है। 400 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, 400 से कम तो होगा। अब आपको वैसे यूं तो आप 500 लिख दो, 1000 लिख दो। यस, ऑफ कोर्स यू कैन राइट। CSIR नेट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पूछ ली, डायमेंशन आ गई n आ गई एग्जैक्टली, ऑप्शन दिए, मल्टीपल सेलेक्ट था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, एक से ज्यादा आंसर ठीक हो सकते हैं। तो एक ऑप्शन में क्या लिख दिया डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन आ चुकी है, n आ चुकी है डायमेंशन। एक ऑप्शन में लिख दिया डायमेंशन इज एट मोस्ट 2n, आंसर n आ चुका है। और एक ऑप्शन में लिखा है एट मोस्ट 2n, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। डायमेंशन है d, d की वैल्यू n आ चुकी है, और उसने लिख दिया d इज एट मोस्ट 2n। एट मोस्ट का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, ये लिख दिया उसने एक तरह से।
जबकि मैं जानता हूं डी की वैल्यू n है और n लेस देन और इक्वल टू 2n, दिस इज ट्रू। ये CSIR नेट के एग्जाम में हुआ था एक बार, डायमेंशन निकल गई, n आ गई, उसने एक ऑप्शन में लिख दिया एट मोस्ट 2n, तो चेक कर रहा है कि आपका मैथमेटिकल लॉजिक करेक्ट है या नहीं है। समझ गए? अब आप बोलोगे सर 100 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें से m मार्क्स आए, ठीक है सर, आपने लिखा m इज लेस देन इक्वल टू 400, दिस इज ट्रू। सर आप ये लिखते कि m इज लेस देन और इक्वल टू 100, दिस इज ऑल्सो ट्रू। दिस इज द बेस्ट एस्टिमेट, दिस इज नॉट द बेस्ट एस्टिमेट, बट दिस इज नॉट फॉल्स। ये एस्टिमेट अच्छा नहीं है क्योंकि पेपर तो 100 नंबर का है, तुम कह रहे हो जी नंबर आए हैं 400 या 400 से कम। मैथमेटिकली यू आर करेक्ट बट यू आर नॉट बेस्ट। Sometimes things are right, but they are not best. आप इसको गलत नहीं कह सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है, बिकॉज दिस इज ओवर स्टेटमेंट। m 400 से कम तो रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन क्या आया था, डायमेंशन पूछी, डायमेंशन आपने अपना सब्जेक्ट लगा के निकाल ली, कितनी आ गई डायमेंशन n। एक ऑप्शन में क्या डाल दिया बंदे ने, एक ऑप्शन में उसने क्या डाल दिया एटमोस्ट 2n, तो उसको ट्रू करोगे फॉल्स करोगे, ट्रू करेंगे। कई बच्चे उसको फॉल्स कराए, मैंने कहा क्यों फॉल्स कर दिया, सर 2n तो हो ही नहीं सकती, तो ये किसने कहा है 2n हो रही है, ये किसने बोला 2n हो रही है, एटमोस्ट 2n less than or equal to 2n, dimension is n and n is certainly less than 2n, where n is a positive integer. ठीक है, अब देखो रियल लाइफ थिंकिंग और मैथमेटिकल थिंकिंग। सपोज किसी बच्चे का रिजल्ट आया BSc का, MSc का, MSc का आया मान लो, उसके मार्क्स आए 59%, फर्स्ट डिवीजन नहीं आई, कितने आए 59। उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि रिजल्ट आ गया तेरे कितने नंबर आए, तो उसने कहा 90% से कम है। अब देखो रियल लाइफ थिंकिंग क्या है, 90% से कम बोल रहा है तो होंगे 89, 88 ऐसे। अब उसके फ्रेंड को कहीं से पता चला कि इसके मार्क्स तो 59% है, उसने अगले दिन आके उसको बोला तू तो कह रहा था तेरे 90% से कम मार्क्स है, तेरे तो 59 है। तो वो सामने वाला बच्चा बोलेगा फिर 90 से कम नहीं है क्या, है तो सही 90 से कम, मैथमेटिकली तो वो ठीक है, मैथमेटिकली ही इज करेक्ट। लेकिन नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है, रियल लाइफ सिचुएशन में हमारी थिंकिंग क्या होती है कि 90% से कम तब बोला जाता है जब 89 आए हो, 88 आए हो, 89 पॉइंट समथिंग हो, 88 पॉइंट समथिंग हो। 59% मार्क्स लेके ये कौन बोलता है 90% से कम है, हम बोलते हैं है जी 90 से कम है, क्यों नहीं है। और मैं तो ये बोल दूं कि लेस देन और इक्वल टू 90% है तो भी ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि लेस देन और इक्वल टू 90% है तो भी ठीक है। क्या अगर मैं ये लिखूं यहां पर 59 इज लेस देन 90, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू। और 50 मैं ये लिख दूं अगर 59 इज लेस देन और इक्वल टू 90, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज दिस इज एन और स्टेटमेंट। I hope this is clear. सही है, तो ये हुआ आपका एटमोस्ट। ऐसे ही आपके पास क्या होता है एटलीस्ट, ऐसे ही आपके पास एटलीस्ट है।
मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ते रहो, सीखते रहो, करते रहो, रूटीन के ऊपर काम करते रहोगे, रेगुलरिटी से काम करते रहोगे, तो ये गारंटी देता हूं बच्चों, सब्जेक्ट सिखा दूंगा आप लोगों को। ये मेरी गारंटी है। अगर काम करोगे तो, और काम नहीं किया तो फिर मैं तो क्या, रजनीकांत भी कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? डेली रूटीन का काम डेली रूटीन पे करोगे तो सब्जेक्ट पक्का सिखा दूंगा। चलो जी, एटलीस्ट यस, एक्स ए ये लिखा है जी, ये लो पढ़ के बताओ क्या लिखा है ये। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। लिखता हूं, एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। अब सुनो क्या लिखा जाएगा इसे, एक्स इज एट लीस्ट 100, एक्स इज एट लीस्ट 100। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं, बताता हूं तुम्हें कि कोई एक क्लास है, नॉर्मल एमएससी की क्लास है मान लो। अब एमएससी की क्लास के अंदर बच्चों की जो एज है वो यही 20, 21, 22 के आसपास होती है। अब मैं ये बोल देता हूं कि एमएससी की एक क्लास है और उस क्लास के अंदर बच्चों की जो एज है वो 10 साल से ज्यादा है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मैं बोल दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर्स है। ट्रू और फॉल्स? दिस इज ऑल्सो ट्रू। मैं बोलता हूं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एमएससी क्लास, द एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस एमएससी क्लास इज एट लीस्ट 10 ईयर्स। ट्रू और फॉल्स? True. Your estimate is not best, but your estimate is not wrong. You are not best, but you are not wrong. बेस्ट होना और रॉन्ग होना दोनों में फर्क है। आप बेस्ट नहीं हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गलत हो। बच्चों समझ रहे हो क्या? इफ यू आर नॉट बेस्ट इट डजंट मीन दैट यू आर रॉन्ग। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, वही वोटिंग एज वाला। इंडिया में जो वोटिंग एज है हम लोग जानते हैं 18 साल है। 18 या 18 से ऊपर का जो पर्सन है इंडिया में वो वोट कर सकता है। अब अगर ये बोला जाए कि 25 से ऊपर का पर्सन इंडिया में वोट कर सकता है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Mathematically it is true, but this is not best. And if you are not best then it doesn't imply that you are wrong. अगर आप बेस्ट नहीं है तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप गलत हो। समझ रहे हैं क्या? श्योर? ठीक है, सही है। चलिए अब एक चीज और इसी और स्टेटमेंट के ऊपर। हाँ जी, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव।
मैं जब कभी भी ये चीज बताता हूँ ना बच्चों को, मुझे एक वाक्य हमेशा याद आ जाता है। बहुत साल पहले की बात है, करीब करीब आज से 22-23 साल पहले की बात है। मैं एक इंटरव्यू देने गया था और वहां पर है ना, मुझे याद आता है आज तक, मैं उस बात को अक्सर बताता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर। एक फीमेल कैंडिडेट भी थी एंड शी वाज स्कॉलर, पीएचडी क्वालिफाइड थी वो, और उसने अपना वो जो थीसिस वगैरह है वो सारी ले रखी थी, और हम बैठे थे इंटरव्यू के बाहर वेटिंग रूम में वेटिंग हॉल था, उसमें बैठे थे। व्हाट शी वाज सेइंग एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड, शी इज पीएचडी। वो क्या कह रही है कि पता नहीं लोग जो ना नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव को सेम बता रही है। वो कहती पता नहीं लोग क्या नॉन नेगेटिव करते रहते हैं, जब एक नंबर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव ही होगा। एंड आई वाज थिंकिंग दिस इज द लेवल, एक नंबर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव ही होगा। क्या नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव बोल दो। दिस वॉज द स्टेटमेंट गिवन बाय दैट गर्ल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब तो लेडी होगी। अरे भैया, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव सेम कैसे हो जाएगा? इट मीन्स यू डोंट नो द लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। देयर आर नॉट द टू केसेस, देयर आर थ्री केसेस। For two real numbers A and B, there are not two cases, there are three cases. This is not a coin, unbiased coin आपने उछाल दिया, unbiased coin आपने उछाल दिया, आपको पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिल्मों में तो सिक्का खड़ा भी हो जाता है, एक अलग बात है, या सेम भी हो सकता है दोनों तरफ, जैसे शोले में हुआ था। शोले देखिए ना, सिक्का उछाला उसने, किसने? अमिताभ ने, और वो दोनों तरफ सेम था, तो उसको हटा दो। अनबायस्ड अगर कॉइन है तो अगर आप सिक्का उछालेंगे तो आप जानते हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन दो रियल नंबर्स अगर हैं तो ये थोड़ी ना है कि अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होगा। जीरो कहां गया? जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तीन केस है भाई। जो नंबर जीरो से बड़े हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं, जो जीरो से छोटे हैं उनको नेगेटिव बोलते हैं, और जो जीरो है वो तो जीरो है, वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो केस तो तीन हुए। कोई रियल नंबर ए अगर आपके पास है, इफ ए इज ए रियल नंबर, देन थ्री केसेस, ए या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव होगा। केस तो तीन है। अब जब तुम बोलते हो पॉजिटिव तो ये वाला केस है, जब तुम बोलते हो नेगेटिव तो ये वाला केस है, जब तुम बोलते हो नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर चीजें तो दो बची। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, तो एक ही तो केस खारिज हुआ ना, तो दो बचे केस। आप बोलते हो एक नंबर नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है इसका मतलब या तो वो जीरो है या पॉजिटिव है, ये मतलब है ना नॉन नेगेटिव का। बोलो बच्चों, समझ आ रही है क्या बात? सुनो, पॉजिटिव ये लिखा जाएगा ए इज ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव ये लिखा जाएगा ए इज लेस देन जीरो, नॉन नेगेटिव बताओ क्या लिखा जाएगा? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नेगेटिव नहीं है। अच्छा, या फिर ऐसे लिख दो, तुम ये भी लिख सकते हो। देखो देखो इधर ध्यान से, नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव का निशान लगाया और कट लगा दिया,
नेगेटिव नहीं है। अरे भैया नेगेटिव नहीं है तो जीरो तो हो सकता है। बिकॉज देर आर 3 केसेस, 2 केस नहीं है। सुनो, सिक्का मैंने उछाल दिया, अनबायस्ड कॉइन उछाल दिया, एक बच्चा बोलता है सर हेड नहीं आया, हेड नहीं आया तो पक्का टेल आया है, क्योंकि केस ही 2 हैं। मैं डाइस उछाल दूं, डाइस में तो 6 केसेस हैं, मैंने डाइस उछाल दी, डाइस उछाल के मैंने बोल दिया जी 1 नहीं आया है, 1 नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है, 5 केस बच गए भाई, 2 3 4 5 6 में से कुछ आया होगा। CSIR नेट का एग्जाम तुम देने जाओगे, 2 ही केस है, या तो पास या फेल। लेकिन MSc का एग्जाम देने जाओगे 3 केस हैं, या तो पास या फेल या फिर बैक, रीअपियर, सप्लीमेंट्री, वट एवर टर्म यू यूज, जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हो, रीअपियर करते हो, बैक करते हो, सप्लीमेंट्री करते हो, कंपार्टमेंट करते हो, जो भी करते हो, लेकिन 3 केस हैं। जब आप एकेडमिक्स का एग्जाम लिखते हैं तो देर आर 3 केसेस। अब सुनो, एकेडमिक्स का एग्जाम लिखा किसी ने और एक बच्चा आगे बोलता है मैं फेल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, इस बात का क्या मतलब है? या तो उसकी कंपार्टमेंट है, रीअपियर, सप्लीमेंट्री, बैक वगैरह जो भी टर्मिनोलॉजी तुम यूज करते हो, और या फिर वो पास है, क्योंकि केस तो 3 है, उसने एक ही केस को तो खारिज किया है ना। समझ गए क्या? जैसे एक बात सुनो, अब लेंथ, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस के बारे में बड़ा फेमस है, बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। गलत, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये बोलना है। डिस्टेंस 0 भी हो सकता है, एक पॉइंट का खुद उसी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 0 होता है। ये कभी नहीं बोलना चाहिए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो, डिस्टेंस में भी 0। आप ये बोल सकते हो डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, दिस इज ट्रू, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है जी, नेगेटिव नहीं होता इसका मतलब क्या है, या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है। फर्क समझ आया तुम्हें पॉजिटिव में और नॉन नेगेटिव में? पॉजिटिव का मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, और नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सिमिलरली नेगेटिव तो चलो क्लियर है। अच्छा, इसको क्या लिखोगे, नॉन पॉजिटिव को कैसे लिखा जाएगा? ए देखो पॉजिटिव नहीं है, यानी कि ये वाला केस कट गया, एक नंबर पॉजिटिव नहीं है, ये कट गया, ये कट गया तो 2 बचे ना, फिर केस तो 3 है ना बच्चों। आप बोल रहे हो नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब है ए इज लेस देन और इक्वल टू 0, या फिर देखो ऐसे लिखो, ए ये पॉजिटिव लिख के और इस पे कट लगा दो, भाई पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब या तो 0 है या फिर 0 से भी कम है। ठीक है क्या? समझ गए? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुझे याद है आज से 22-23 साल पहले की वो बात है, अ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ द लेक्चरर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आजकल जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, यानी शी वाज सेइंग पता नहीं बच्चे नॉन नेगेटिव क्यों करते रहते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं बोल देते हैं, जब एक नंबर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव ही होगा। बताओ वेयर शी वाज लैकिंग, शी वाज लैकिंग इन द लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। She thinks that there are only 2 cases, but actually there are 3 cases. 0 is neither negative nor positive. 0 ना नेगेटिव है और 0 आपका ना ही पॉजिटिव है। सही है? चलूं आगे? कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं जरा, कोई डाउट है क्या?
हाँ जी, चलते हैं आगे। अच्छा देखो, एक बात सुनो, मैथमेटिकल थिंकिंग में और रियल लाइफ थिंकिंग में मैं डिफरेंस का आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। ट्रेन, मेरा बचपन है ना राजस्थान में बीता है, जोधपुर में। तो हम जब जोधपुर से दिल्ली आया करते थे ना, तो वो ट्रेन में जो लिखा होता था वो मुझे आज तक याद है। आजकल तो पता नहीं ट्रेन में वो लिखा होता है कि नहीं होता है। तो ट्रेन में लिखा होता था, एक स्टिकर लगा होता था उसका मेटल का, कि बिना टिकट यात्री को 10 गुना जुर्माना, जितने की टिकट है उसका 10 गुना, 10 गुना जुर्माना, या 3 महीने की कैद, या दोनों। I remember when we used to travel from Jodhpur to Delhi, तो उसमें लिखा था या दोनों। अब देखो, अगर एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से बात सोची जाए और लिख दिया बीच में 10 टाइम्स फाइन और 3 मंथ्स जेल, 3 मंथ्स प्रिजन, बीच में और लगा दिया, ठीक है। फिर लिखा अलग से या दोनों। एक बात बताओ, अगर मैं कोई स्टेटमेंट ऐसे लिख दूं 5 इज ग्रेटर देन 4 और 5 इज ग्रेटर देन 1, ये कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? कैसे ट्रू है? दोनों ही ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, तो स्टेटमेंट तो ट्रू होएगी। और में तो दोनों भी ट्रू हो सकते हैं। ये रहा, ये नहीं ट्रू टेबल। अब देखो रियल लाइफ सिचुएशन, ट्रेन में क्या लिखा होता था? अब बिना टिकट चलने वाले को 10 टाइम्स फाइन और, देखो और एक हिंदी वाला होता है, एक अंग्रेजी वाला होता है। हिंदी वाला और जो है उसका मतलब एंड होता है। चलो मैं यह बोलता हूं 10 टाइम्स फाइन या 3 मंथ्स प्रिजन या दोनों। अब मान लो कोई बंदा है वो बिना टिकट के चल रहा है, उसको पुलिस ने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट ने उसको 10 टाइम्स फाइन दे दिया, ठीक है, और मान लो जेल भी कर दी, बार बार तोड़ रहा है वो रूल को। इट डिपेंड्स अपॉन द थिंकिंग पावर ऑफ द जज। जज तो कुछ भी कर सकते हैं भैया। जज ने उस पर फाइन भी ठोक दिया और जेल भी कर दी, तो वो ये प्ली दे सकता है, सर आपने ये दोनों कैसे कर दी मेरे को? इसमें तो ये लिखा है कि 10 टाइम्स फाइन या 3 महीने की कैद, आपने दोनों सजा कैसे दे दी? तो इस बात को दूर करने के लिए जो लॉ की बुक्स होती है वो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि वहां सारे मैथमेटिक्स के बंदे थोड़ी बैठे हैं, वो उसको क्लैरिफाई करने के लिए लिखते हैं या दोनों। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों सजाएं भी मिल सकती है, 10 गुना जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, 3 महीने की जेल भी जानी पड़ सकती है, और अगर बार बार रूल तोड़ोगे तो जज को गुस्सा आ गया तो दोनों सजाएं भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले ही सेव रखने के लिए ये लिख दिया या दोनों। बच्चों समझ आई क्या बात? क्योंकि अगर वहां पर नहीं लिखा जाता तो वो जो मुजरिम है, जो अपराधी है, वो जब अपने वकील को पेश करेगा तो वकील जज साहब के सामने ये बोल सकता है, सर आप ये दोनों तो नहीं दे सकते, इसमें तो रूल में तो ये लिखा है कि 10 टाइम्स फाइन या फिर कैद, दोनों तो नहीं कर सकते। लेकिन उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट ने पहले से ही लिख दिया या दोनों। लेकिन एक बात बताओ,
अगर मैथमेटिकल वर्ल्ड में हम चल रहे होते, वो तो रियल लाइफ सिचुएशन है, वहां पे तो नॉन मैथमेटिक्स के लोग भी हैं, बल्कि ज्यादा हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले लोग तो थोड़े से इतने से हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकल वर्ल्ड चल रहा होता, वो ट्रेन एक मैथमेटिकल सोसाइटी के अंदर चल रही होती, तो फिर या दोनों लिखने की जरूरत नहीं थी। इमेजिन करो, दैट ट्रेन इज गोइंग थ्रू ए मैथमेटिकल सोसाइटी वेयर ईच एंड एवरी पर्सन इज ए मैथमेटिशियन, देन यू डोंट नीड टू राइट या दोनों। समझ रहे हो क्या? लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन जहां पर नॉन मैथमेटिशियंस लोग ज्यादा हैं, वहां पर चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि उस वहां पर कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को मानेगा ही नहीं, वहां पर कोई ये समझेगा ही नहीं कि दो चीजों के बीच में अगर या लिखा है और लिखा है अंग्रेजी वाला और, तो दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, ये कोई मानेगा ही नहीं। वो कहेंगे जी एक चीज करो, या तो जुर्माना करो या कैद करो, दोनों कैसे कर दिए? तो इसलिए कानून की किताब में पहले ही लिख दिया गया या दोनों, दोनों सजा भी हो सकती है भैया। I hope this is clear. Any doubt to anybody? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखो एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट हाँ जी, एंड स्टेटमेंट ये लिखा जाता है P एंड Q। P एंड Q ये इसका सिंबोलिज्म है, इसको पढ़ते हैं P एंड Q, ठीक है। एंड स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल, this is P, this is Q, this is P and Q, true, 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 false, false, true, and this is false, false। एंड स्टेटमेंट कब ट्रू होती है? जब दोनों ट्रू हो। दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो एंड स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स होगी। कब ट्रू होती है एंड स्टेटमेंट? जब दोनों ट्रू हो। एंड स्टेटमेंट तब ट्रू होती है जब दोनों ट्रू हो। ठीक है, अब एक बात सुनो। एक ऑप्शन आया था एक बार CSIR नेट के एग्जाम में, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन था, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का। उसमें एक फंक्शंस की सीक्वेंस थी और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही थी,
और जिस फंक्शन को वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही थी वो फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूअस था। ठीक है, तो देखो मतलब मैं वो नहीं सिखा रहा हूं आपको, लॉजिक की बात बता रहा हूं। एग्जामिनर ने क्या लिखा, द सीक्वेंस कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ, ये ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही थी, एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस, बल्कि एफ था डिसकंटिन्यूअस। बच्चों समझ रहे हो क्या लिखा ऑप्शन में, द सीक्वेंस कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी? फॉल्स होगी, क्योंकि बीच में एंड लिखा है और उनमें से एक गलत है। लिख के बताऊं, द सीक्वेंस, पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहा हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं खाली। द सीक्वेंस कन्वर्जेज, हाँ जी, द सीक्वेंस कन्वर्जेज व्हाट, यूनिफॉर्मली टू एफ एंड एफ इज continuous, and in that question f was discontinuous। तो ये वाला हिस्सा जो है ये तो ट्रू है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये फॉल्स है। तो इस कंप्लीट स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? इस कंप्लीट को फॉल्स कहा जाएगा, बिकॉज दिस इज एंड स्टेटमेंट। बिकॉज दिस इज एंड स्टेटमेंट, बीच में एंड है और एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो कंप्लीट को फॉल्स बोला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट? ठीक है जी। तो एंड स्टेटमेंट कब ट्रू होती है? जब आपके पास दोनों ट्रू हो जाए। एंड स्टेटमेंट तब ट्रू होगी जब आपके पास दोनों के दोनों ट्रू हो जाए। एंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होगी जब दोनों ट्रू हो जाए। ठीक है, ठीक है जी। बस एंड स्टेटमेंट के बारे में तो उतना ज्यादा बोलना सुनता ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं एक बार नेगेशन, फिर डी मॉर्गन लॉ, एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू द इम्प्लीकेशन। negation of a statement, negation of a statement, negation of a statement। ऐसे लिखते हैं इसको, नेगेशन ऑफ पी, या फिर लिखते हैं नॉट पी, नॉट पी। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। कोई स्टेटमेंट अगर ट्रूथ टेबल अगर इसकी बनाओगे तो वो आपके पास ये बनेगी। ट्रूथ टेबल अगर बनाओगे तो वो आपके पास ये बनेगी कि भैया ये पी है, ये उसका नेगेशन है। अगर पी ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स होगा, पी अगर फॉल्स है नेगेशन ट्रू होगा। क्योंकि स्टेटमेंट की डेफिनेशन ही कल हमने ये दी थी कि कोई स्टेटमेंट जो होती है तो ट्रू होती है, फॉल्स होती है। एक स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं है तो इट मींस फॉल्स है, फॉल्स नहीं है तो इट मींस ट्रू है। मैं बोलता हूं दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, इसका नेगेशन दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। नॉट लगा दो बस उसमें, नॉट अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो हटा दो। जैसे कि मैं कहूं नेगेशन ऑफ पी, तो वो क्या हो जाएगा? पी आ जाएगा। नेगेशन ऑफ नेगेशन करोगे तो पी हो जाएगा। नेगेशन ऑफ पी करोगे तो वो आपके पास पी आ जाएगा। सही है क्या? अच्छा जी, एक और लिखो, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ,
डिमॉर्गन लॉ क्या आपके पास? देखो आप लोग डिमॉर्गन लॉ लोअर क्लासेस स्कूल का हाई स्कूल क्लासेस में भी पढ़ते हो इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए, है ना। पहले मैं उसको ही लिख देता हूं। देखो यूं पढ़ा जाता है वो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, याद है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सेट थ्योरी में है। डिमॉर्गन लॉ ऐसे पढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट अगर पूरे पे लगा हुआ है, यूनियन पे अगर है तो इंटरसेक्शन कर दो खोल के, और अगर इंटरसेक्शन पे है तो यूनियन कर दो। यहां क्या हो जाएगा डिमॉर्गन लॉ कि नेगेशन अगर करना है आपको, पी एंड क्यू का नेगेशन करना है, नेगेशन करना है आपको पी और क्यू का नेगेशन, तो नेगेशन है ना अलग अलग लग जाएगा दोनों पे, और एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा। तो यह आ जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। यहां क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ये डिमॉर्गन लॉ है, समझ गए? वहां जो कॉम्प्लीमेंट था यहां नेगेशन है, वहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन थे, यहां पे आपके पास और एंड। ठीक है बच्चों? तो दिस इज योर नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। ये आपके पास किसी स्टेटमेंट का नेगेशन है। ठीक है, सुनो, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में आपको बता चुका हूं। ठीक है, देखो मान लो कहीं पर लिखा है x इज, ये लिखा है जी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। पढ़ के बताओ इसे क्या लिखा है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब मान लो मुझे इसको फॉल्स करना है, इसको नेगेट करना है, इसको नेगेशन करना है, तो इसका नेगेशन क्या बनेगा? x इज लेस देन 7। भाई ये तो क्या लिखा है? x 7 या 7 से बड़ा है। फिर कोई कहता है ये चीज गलत है, गलत है, इसका मतलब 7 से छोटा है। समझ रहे हो? अच्छा अगर मैं चलो इसको खोल, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 का नेगेशन क्या होगा? x इज लेस देन 7। अच्छा इसका अच्छा अगर चलो मैं इसको खोल के भी लिखूं, मैं इसको लिखता हूं एक बार, देखो ये पहले इस स्टेटमेंट को खोल के लिखो, क्या लिखा है? ये x इज ग्रेटर देन 7 और x इज इक्वल टू 7। सही है क्या? अब नेगेशन करना है, डिमॉर्गन लॉ लगाओ, तो नेगेशन ऑफ x इज ग्रेटर देन 7 और की जगह क्या हो जाएगा? एंड नेगेशन ऑफ x इज इक्वल टू 7। अब नेगेशन, इसका नेगेशन करना है, तो नेगेशन के लिए लो मैं कट लगा देता हूं, लो जी x 7 से बड़ा नहीं है। अच्छा इसका नेगेशन करना है, उस पर भी कट लगा दो कि x 7 के इक्वल नहीं है। ये लो नेगेशन करना है ना, थोड़ा सा ओवर हो रहा है वैसे तो कॉमन सेंस की बात है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का जो नेगेशन x लेस देन 7, लेकिन मैं डिमॉर्गन लॉ का यूज करके आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ओवर किलिंग हो रही है टॉपिक पे, बट इट्स ओके।
अब x क्या है, 7 से बड़ा नहीं है, x 7 के इक्वल भी नहीं है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या बोलता है कि 3 केस हैं, अब 3 में से 2 तुमने खारिज कर दिए, ना तो वो 7 से बड़ा है ना ही वो 7 के बराबर है, तो फिर क्या है वो, लेस देन 7। इज इट ओके, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन 7। ठीक है, थोड़ी सी ओवर किलिंग हो गई, बट एनीवेज कोई बात नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, इसका नेगेशन क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ x इज लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x 4 से कम नहीं है, इसको गलत करना है, इसको गलत करना है, तो इसको गलत करने का तरीका ये है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये जो और होता है ना बच्चों, इसको बोलने की आदत डालो, बहुत सारे बच्चों को ये आदत नहीं होती है, वो ऐसे पढ़ते रहते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और को खा जाते हैं, और के ऊपर आप एम्फेसिस डाला करो, और को जरूर बोला करो। ठीक है, सही है क्या, एनी डाउट टू एनीबडी, चलूं आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। लिखो, कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इंप्लीकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इंप्लीकेशन। हाँ जी, नंबर 1, इफ P देन Q। नंबर 2, इफ P कॉमा लगा के Q। नंबर 3, Q इफ P। नंबर 4, P इंप्लाइज Q, ये एरो लगा दी। नंबर 5, वर्ड्स में लिख दिया P इंप्लाइज Q। नंबर 6, whenever P then Q।
हाँ जी, whenever P then Q. Number 7, whenever P comma Q. Number 8, Q whenever P. लो जी, आठ, Number 9, P is a sufficient condition. P is a sufficient condition for Q. Number 10, Q is a necessary, Q is a necessary condition for P. नेसेसरी की स्पेलिंग ठीक लिखी है ना मैंने? ठीक है. Q is a necessary condition for P. Number 11, either P or not Q. Sorry. Either not P or Q. Number 11, either not P or Q. रुको अभी. ठीक है. नंबर 12, P only if Q. P only if Q.
Number 13, P is hypothesis and Q is conclusion. P is hypothesis and Q is conclusion. ठीक है, ऑल दीज 13 स्टेटमेंट्स आर सेम. लिखो, ऑल दीज 13 स्टेटमेंट्स आर सेम. ऑल दीज 13 statements are same. प्रॉपर मैथमेटिकल वर्ड यूज करना है तो इक्विवेलेंट कर सकते हो. ठीक है, अब इस लैंग्वेज में फंसते हैं बच्चे कई बार, और मैथमेटिक्स लैंग्वेज का ही खेल है, लॉजिक का और लैंग्वेज का. मैं कोई एक स्टेटमेंट उठाता हूं, ग्रुप थ्योरी से उठाता हूं. इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अ बिलियन. स्टेटमेंट है, पढ़िए आपने. If a group is cyclic, then it is a billion. हाँ जी. If a group is cyclic, then it is a billion. ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट है, ग्रुप थ्योरी की सिंपल सी स्टेटमेंट है. यू पीपल नो. If a group is cyclic, then it is a billion. इस स्टेटमेंट को 13 तरीकों से बोल के बताता हूं. अब एग्जाम में पता नहीं कौन सा वर्जन आ जाए. कंडीशनल स्टेटमेंट होती है ये इंप्लाइज वाली. हाँ जी, देखना 13 वेज. अब ये 13 स्टेटमेंट है, इन 13 की 13 और बनाएंगे कंट्रापोजिटिव वाली, तो टोटल स्टेटमेंट हमारे पास 26 हो जाएंगी. और वो 26 की 26 स्टेटमेंट एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. अकॉर्डिंग टू माई लिस्ट देयर आर 26 वेज टू एक्सप्रेस ए कंडीशनल स्टेटमेंट. This is a statement. If a group is cyclic, then it is a billion. This statement can be expressed in the 26 ways according to my list. Is it okay? पहले ये 13 तरीके करता हूं. First these 13 ways, and then I will write down the again 13 statements representing the contrapositive of these statements. Okay, पहले 13 करते हैं. First, ये तो है ही है. If a group is cyclic, then it is a billion. Then
कई लोगों को देन लगाना नहीं पसंद है, कॉमा लगाते हैं। वो लिखेंगे इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक, हाँ जी, कॉमा इट इज अबिलियन। इट डिपेंड्स अपॉन ऑथर टू ऑथर, डिपेंड्स अपॉन हैबिट टू हैबिट। हाँ जी, कई लोग इफ को पीछे लिखते हैं, कंक्लूजन को पहले लिख दिया, इफ डाल दिया, लेकिन इफ है तो पी के साथ ही। बताओ क्या बोला जाएगा इस स्टेटमेंट को थर्ड वे से? हाँ जी, ए ग्रुप इज अबिलियन इफ इट इज साइक्लिक। बोलो थर्ड को दोबारा से। हा 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 हा, इफ कहां से आ गया? ए ग्रुप इज अबिलियन इफ इट इज साइक्लिक। समझ गए? हाँ जी, इंप्लाइज का निशान लगाना है। मैं लिखूंगा साइक्लिक ग्रुप इंप्लाइज अबिलियन ग्रुप, यहां पर सिंबल यूज कर दिया, यहां वर्ड लिख देंगे। अब आ गया वेनेवर। वेनेवर वही काम करता है मैथमेटिक्स के अंदर जो इफ करता है। एंड टू बी ग्रामेटिकली एंड लिंग्विस्टिकली करेक्ट, कई डेफिनेशंस के अंदर, जैसे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है, उसके अंदर वेनेवर लिखना सूट करता है हमें। A function f is said to be continuous at a point x naught if for a given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that this उस करके फिर whenever पीछे लिखना, वो ना ग्रामेटिकली लिंग्विस्टिकली सूट करता है। whenever if ही है, कई बार वो whenever वो if आगे लिखा हुआ सुंदर लगता है, कई बार वो पीछे लिखा हुआ सुंदर लगता है, इसलिए डेफिनेशन टू डेफिनेशन ये चीजें बदलती हैं। टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस, कहां लिखे? whenever लिखे, if लिखे, कैसे लिखे, आगे लिखे, पीछे लिखे, कहां लिखे, so that it can be in the best form। हाँ जी, whenever a group is cyclic then it is abelian। देन लगाते हैं कई लोग, हालांकि ज्यादातर लोग whenever के साथ देन लगाना पसंद नहीं करते हैं। नहीं पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलत है ये। मुझे कोई कलर पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना किसी को भी पसंद नहीं होगा वो। नापसंद होना और गलत होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं किसी को पसंद नहीं करता इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो गलत इंसान है। मुझे पसंद नहीं है भैया। इज इट ओके? यहां बोलो, कॉमा लग जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? whenever a group is cyclic, कॉमा it is abelian। इसको बोलो, a group is abelian whenever it is cyclic। लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना, मैथमेटिक्स क्या खाक आएगा जब लैंग्वेज और लॉजिक ही नहीं आएगा तो। अब देखो, एक स्टेटमेंट को 26 तरीकों से लिखूंगा और उन 26 तरीकों में से ये सबसे सुंदर है, बेस्ट है, सिंपलेस्ट मुझे लगता है। किसी और को कोई और सिंपल लगता होगा, मुझे ये लगता है इफ फिर स्टेटमेंट फिर देन फिर स्टेटमेंट, मुझे ये सबसे सिंपल और सुंदर लगता है। Now sufficient condition and necessary condition, this is a famous question of the interviews। What is a necessary condition, what is a sufficient condition? ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपसे पूछेंगे भैया सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, जरा ये बता दो। बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, जरा बताओ सफिशिएंट क्या है, नेसेसरी क्या है। ये जो इंप्लीकेशन है, जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ पी देन क्यू, इसके अंदर पी को क्यू की सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं, क्यू को पी की नेसेसरी कंडीशन कहते हैं।
कई बार बच्चे शिकायत करते हैं, सर ये उल्टा नहीं है। अरे ये रूल है, आपको उल्टा लग रहा है तो लगे जाए, नहीं लगना है, ये रूल है, इसको बांध लो। रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को चैलेंज नहीं करते हैं। इफ पी देन क्यू लिखा है तो पी क्यू के लिए सफिशिएंट है और क्यू पी के लिए नेसेसरी है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, तो आपका क्या जवाब होगा? सर इफ देयर इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू देन वी से पी इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू एंड क्यू इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर पी। सफिशिएंट को हम हिंदी में बोलते हैं पर्याप्त, नेसेसरी को बोलते हैं जरूरी। अब वो हिंदी का जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है वो इस मैथमेटिकल मीनिंग और आपका मन अगर उन दोनों को जोड़ पा रहा है तो अच्छा है, नहीं जोड़ पा रहा है तो उसको छोड़ दो। इसको याद रखो, ये ऐसे फॉलो करना है। देखो मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं, शायद जुड़ जाए। देखना, P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप इज ए sufficient condition for a abelian group. Cyclic group is a sufficient condition for a abelian group. थोड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट अगर हो जाऊं, हाँ वो थोड़ा ग्रामर आप ठीक कर सकते हैं। यहां पर आ जाओ, क्या बनेगा? abelian group is a necessary condition for the cyclic group. समझ गए? अभी जब मैं इसका कंट्रापोजिटिव कराऊंगा तो आपको नेसेसरी के ऊपर और बोलूंगा तो आपको और समझ आएगा। नेसेसरी कंडीशन है जी, नेसेसरी का मतलब जरूरी, एक होता है पर्याप्त। जरूरी में और पर्याप्त में फर्क है। जरूरी में और पर्याप्त में फर्क है। जरूरी जो चीज है अगर वो नहीं हुई तो मंजिल नहीं मिलेगी, जरूरी का तो ये मतलब है। आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो एग्जाम में बैठना जरूरी है। एग्जाम में अगर नहीं गए तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एग्जाम में अगर बैठ गए तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। समझ रहे हैं? ग्रुप अगर अबिलियन ही नहीं है तो साइक्लिक कहां से होगा? हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं क्या? तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए कि साइक्लिक सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो आपके पास क्या बनेगा कि आपको ये बोलना है सर एक कंडीशन स्टेटमेंट है इफ पी देन क्यू, तो हम क्या करते होते हैं, पी को बोलते हैं क्यू के लिए सफिशिएंट कंडीशन और क्यू होती है पी के लिए नेसेसरी कंडीशन। इफ के साथ जो लिखा है वो सफिशिएंट है क्यू के लिए, देन वाले के साथ, देन वाले के लिए, और जो देन के साथ लिखा है वो नेसेसरी है इफ वाले के लिए। बोलो बच्चों, समझ आया क्या? पक्का? नेसेसरी सफिशिएंट समझ आ गया? श्योर? बढ़ जाऊं आगे? बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या लिखा है? आइदर नॉट पी और क्यू, ये भी यही है। इफ पी देन क्यू का ये फैंसी तरीका है लिखने का, आइदर नॉट पी और क्यू। पहले मैं इस स्टेटमेंट को बोल के बताता हूं साइक्लिक और अबिलियन वाली को। हाँ जी, आइदर नॉट पी, पी तो ये है। हाँ जी, आइदर ए ग्रुप इज नॉट साइक्लिक और इट इज अबिलियन। हाँ, आइदर ए ग्रुप इज नॉट साइक्लिक और इट इज अबिलियन। कहीं पर ऐसे आ जाए आइदर ए ग्रुप इज नॉट साइक्लिक और इट इज अबिलियन, आइदर को, नॉट को, और को, सबको हटा दो, यहां इफ लिख दो, यहां देन लिख दो, स्टेटमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। आइदर हटा दो, नॉट हटा दो, और हटा दो, यहां इफ डाल दो, यहां देन डाल दो।
अच्छा, थोड़ा सा लॉजिकली मैं आप लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं। लिखा है आइदर ए ग्रुप इज नॉट साइक्लिक और इट इज अबिलियन। एक बात बताओ बच्चों, सोचो, पी आपके पास एक स्टेटमेंट है। अब या तो पी होगा या नहीं होगा, दो ही तो बातें हैं। कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब एक बात बताओ, ये लिखा इफ पी देन क्यू, अगर पी ट्रू हो गया तो फिर तो क्यू ट्रू हो जाएगा, हो जाएगा ना? अरे बोलो। तो अगर पी ट्रू हो गया तो क्यू तो हो ही जाएगा, और पी अगर नहीं हुआ, या तो पी होगा या नहीं होगा। पी अगर होगा तो क्यू हो जाएगा, और पी नहीं हुआ तो वो हमने लिखा ही है। मैं कहता हूं एक ग्रुप या तो साइक्लिक नहीं है या फिर अबिलियन है। सही बात है, साइक्लिक नहीं है, ठीक है। साइक्लिक अगर होगा तो अबिलियन तो हो ही जाएगा। नहीं समझे क्या? फिर से मैं एक और तरीके से कोशिश करता हूं आप लोगों को इसको समझाने की। देखो, ये लिखा है नॉट पी और पी, नॉट पी और पी, ठीक है। ये तो भैया तो पी ट्रू होगा या नॉट पी ट्रू होगा, सही है ना? और अब बताओ, अगर पी ट्रू हो गया तो पी किसको इंप्लाई करता है? क्यू को। तो यहां पे उठा के मैंने क्यू लिख दिया, ये लो, पी ओल्ड होगा तो क्यू भी होगा, और ये स्टेटमेंट फिर मैंने यहां लिख दिया ऐसे, आइदर ए ग्रुप इज नॉट साइक्लिक और इट इज अबिलियन। सही है क्या? हाँ जी। 12th क्या गया? ऑन लीव। अब इस ऑन लीव के अंदर बच्चे फंसते हैं। ऑन लीव, दो स्टेटमेंट्स के बीच में ऑन लीव लिखा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर कोई समस्या आ रही है, ऑन लीव को मिटा दो, यहां इफ लिख दो, यहां देन लिख दो, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी पहले वाली। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, उनके बीच में लिखा है ऑन लीव, और बच्चे ना फिर उसकी हिंदी करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या अपना, वो उसका जो ना, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, दो स्टेटमेंट्स के बीच में ऑन लीव लिखा है, एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या है ये, उस ऑन लीव को मिटा दो, शुरू में इफ लिख दो, बीच में देन लिख दो, दैट विल बी द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट। समझ गए? हाँ जी, ये साइक्लिक और अबिलियन वाली मैं इस तरीके से बोल के बताता हूं। हाँ, ए ग्रुप इज साइक्लिक ओनली इफ इट इज अबिलियन। हाँ हाँ बोलो ना, क्या? ए ग्रुप इज साइक्लिक ओनली इफ इट इज अबिलियन। अब लिखा है कहीं पे ए ग्रुप इज साइक्लिक ओनली इफ इट इज अबिलियन। अब आप उसको हिंदी, उसकी ग्रामर, उसका उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको लगता है कि मुझे इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, उस ओनली इफ को बीच में से उड़ा दो, शुरू में इफ लिख दो, वहां पे देन लिख दो। इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबिलियन, यही लिखा है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, ए ग्रुप इज साइक्लिक ओनली इफ इट इज अबिलियन। सही है? सही है क्या? हाँ जी। नेक्स्ट 13 क्या आ गया? हाइपोथेसिस और कंक्लूजन। जो पी होता है इसे क्या बोला जाता है? हाइपोथेसिस, और क्यू को क्या बोला जाता है? कंक्लूजन। तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप इज द हाइपोथेसिस एंड अबिलियन ग्रुप इज द कंक्लूजन। जब आप इस थ्योरम का प्रूफ लिखते हैं मॉडर्न अलजेब्रा में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, तो आप लिखेंगे हाइपोथेसिस। अच्छा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जैसे हम लिखते हैं गिवन और टू प्रूव, ऐसा करते हैं ना। गिवन, जो गिवन होता है ना वो हाइपोथेसिस होता है। टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो कंक्लूजन होता है। समझ गए क्या? तो साइक्लिक ग्रुप इज हाइपोथेसिस एंड अबिलियन ग्रुप इज द कंक्लूजन। बोलो बच्चों। हाँ जी, क्या कमेंट आया है?
सर 11 वाली रिपीट करना। 11 कौन सी है? हाँ ये 11 मैंने बताया आपको, फिर से बता देता हूं भैया। पी और नॉट पी में से एक होल्ड करेगा, नॉट पी और पी, या तो नॉट पी होगा या पी होगा। और जब पी होगा तो फिर क्या इंप्लाई कर जाएगा? क्यू। तो उस पी की जगह मैंने क्यू लिख दिया और बस ये बन गई आइदर नॉट पी और क्यू। इज इट ओके? बोलो बच्चों, चलूं आगे। ये 13 स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट 13 स्टेटमेंट्स, इन्हीं 13 स्टेटमेंट्स की कंट्रापोजिटिव। 13 ये और 13 और 26, वो 26 की 26 बातें एक ही बात को कह रही है। सही है, देखना, उसको बोलते हैं कंट्रापोजिटिव। हाँ जी, मैंने यहां लिखा जगह कम पड़ेगी, कंट्रापोजिटिव। हेडिंग डालो कंट्रापोजिटिव और स्टेटमेंट नंबर डालो 14। सबका कंट्रापोजिटिव लिखेंगे एक करके। देखो कंट्रापोजिटिव क्या होता है बच्चों। किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का जब कंट्रापोजिटिव आपको लिखना है तो इफ और देन के साथ जो लिखे हुए हैं उन दोनों पे नॉट लगाओ और पलट दो। जो इफ के साथ है उसको देन के साथ ले जाओ, देन के साथ है उसको इफ के साथ ले जाओ, नॉट लगा के। तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या बनेगा बताओ? यस, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। ये पी और क्यू पे नॉट लगाओ और पोजीशन पलट दो। नंबर 14 हो गया। नंबर 15 बताइए क्या बनेगा? इफ नॉट क्यू, हाँ जी, कॉमा नॉट पी। बस एज इट इज करते चले जाओ। नंबर 16, नंबर 16, हाँ जी, नॉट पी, नॉट पी इफ नॉट क्यू। नंबर 17, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। नंबर 18 बस वो वर्ड आ जाएगा, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। नंबर 18 हो गया ये। नंबर 19 यही लिख देता हूं, मैं मिटाना नहीं चाह रहा इनफैक्ट उसको। 19 क्या बनेगा? वेन एवर नॉट क्यू, वेन एवर नॉट क्यू देन, हाँ जी, नॉट पी। नंबर 20 लिखवा दो, इधर लिख देता हूं घिच मिच करके। नंबर 20, वेन एवर नॉट क्यू कॉमा नॉट पी। 21 नंबर, नॉट पी
whenever not q 22 बोलो जी, not q is a, मुझे जगह का ध्यान रखना चाहिए था शुरू में ही। हाँ, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? चलो, नॉट क्यू इज ए sufficient condition for not P। नंबर 23, not P is a necessary condition for not Q। नंबर 24, हाँ जी, आइदर Q, हाँ, और नॉट P। ये ठीक है, ये गलत है? हाँ जी, एंड कहां से आएगा? एंड क्यों आएगा? देखो यहां तक, देखो सुनो, इस नंबर फर्स्ट को और नंबर 11 को मिलाओ और फिर उसके साथ करेंगे। देखो इसको और इसको मिलाओ तुम, क्या होता है? इफ P देन Q। तो यहां पे 11 में क्या है? आइदर और आ गया। जो पहला है उस पर नॉट लग गया और दूसरा एज इट इज। ठीक है, अब सुनो, अब 14 को देखो, जो आइदर आ गया और आ गया। जो पहला है उस पर नॉट लगेगा, लेकिन नॉट क्यू तो वो पहले ही है। जब एक और नॉट लगेगा तो वो क्यू हो जाएगा, और सेकंड वाला एज इट इज। नहीं समझे क्या? 1 को और 11 को मैच करो ना, और वही चीज फिर 14 और 24 पे मैच कर दो। दोबारा 1 से 11 देखो क्या है, ये P और Q लिखा था। फर्स्ट वाले पे नॉट लगेगा, दूसरा एज इट इज रहेगा, और इधर और आ जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट वाले पे नॉट लग गया, ये दूसरा एज इट इज, इधर आ गया और आ गया। अब यहां सुनो, क्या है ये? इफ नॉट Q देन P। तो ये फर्स्ट वाला है, इस पे नॉट लगेगा, तो नॉट लगेगा तो ये Q हो जाएगा। सेकंड वाला एज इट इज, और इधर और। 25 not Q only if, हाँ जी बोलो, not P। and 26 लास्ट, क्या? not Q is hypothesis and not P is conclusion। लो जी, गिच मिच करके लिख ही दिया मैंने सारा। ठीक है, 25। हाँ, क्या? देखो 25 को पूछ रहे हो ना, तो आप एक काम करो, 1 को और 12 को मिलाओ। 25 को छोड़ दो, अभी इधर आ दो। 1 को और 12 को मिलाओ, ये P था, ये Q था, ये P है, ये Q है। इफ उड़ा दिया, देन उड़ा दिया, और बीच में ऑन लीफ लिख दिया। ऐसा ही है ना? बोलो बचाओ। ठीक है, अब 1 को और 12 को जब तुम मैच कर रहे हो, तो जो P लिखा है Q लिखा है, इफ को और देन को उड़ा दो और बीच में ऑन लीफ लिख दो। अब देखो 14 पे आ जाओ, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। इफ उड़ा दो, देन उड़ा दो, और बीच में ऑन लीफ लिख दो, तो बन गया नॉट Q ओनली इफ नॉट P। जिस तरह 1 से 12 बना,
इसी तरह 14 से 25 बना। दोबारा अब सुनो, नहीं सेटिस्फाई हुए, दोबारा सुनो। इफ पी देन क्यू लिखा है, इसको आप 12th के साथ मैच करो। हम कैसे करते हैं, पोजीशंस को देखो क्या हुआ है, पी लिखा है, क्यू लिखा है, एज इट इज लिखे हैं। इफ उड़ा दिया, देन उड़ा दिया, और बीच में क्या लिख दिया, ओनली इफ। तो यही चीज 14 पे कर दो ना बेटा। ये तो स्टेटमेंट है, ये तो आपका स्टेटमेंट है, ये भी आपका स्टेटमेंट है, इसको तो एज इट इज लिखे रहने दो। इस इफ को उड़ा दो, इस देन को उड़ा दो, और बीच में ओनली इफ लिख दो, तो बन गया नॉट क्यू ओनली इफ नॉट पी। ठीक है। If a group is cyclic, then it is abelian. According to my list, there are 26 ways to express this single statement. तेरह तरीके तो हम कर चुके हैं, नंबर 14 करते हैं। हाँ जी बताइए क्या बनेगा। If a group is cyclic, then it is abelian. इसका contrapositive. If a group is not abelian, then it is not cyclic. अच्छा ना, सुनो मेरी बात, मैं इसको थोड़ा सा एक रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ने की कोशिश करूं। अगर आपको पसंद आए तो देख लेना, नहीं पसंद आए तो छोड़ देना। देखो, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को मैं आप लोगों के माइंड में सेट करने के लिए एक रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ने की कोशिश करता हूं। इफ यू लाइक इट देन यू रिटेन इट, इफ यू डोंट लाइक इट देन यू लीव इट। ठीक है, क्या देखो, एक 10th क्लास है, एक 12th क्लास है। ठीक है, एक बच्चे ने 10th क्लास पास करी, उसके बाद 12th क्लास पास करी। ठीक है, 10th 12th। ठीक है, सुनो, if a student is 12th pass, then he or she is 10th pass. If 12th pass, then 10th pass. But जिसने 12th करी है तो 10वीं तो करके ही गया होगा। दसवीं करके ही तो 12वीं होगी। ये 12वीं क्लास है, ये 10वीं क्लास है। हाँ जी, अगर कोई 12वीं पास है तो 10वीं पास है। अब देखो कंट्रापोजिटिव पे आओ। हाँ जी, अगर 10वीं पास नहीं है तो 12वीं पास कैसे हो जाएगा? दिस इज द कंट्रापोजिटिव। पी है 12वीं क्लास, क्यू है 10वीं क्लास, 12th क्लास। अब सुनो, सफिशिएंट और नेसेसरी पे आओ। 12th क्लास इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द 10th क्लास। एक बच्चा बोलता है मैं 12th पास हूं, तो 10th पास तो है ही। अब आओ नेसेसरी पे, इधर यहां पे आओ। ये 10th है, 10th पास इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द 12th पास। नेसेसरी जरूरी है भैया, 10वीं का रखी है। हाँ ठीक है, 12वीं का क्या पता हो जाए नहीं हो, वो अगली बात है, लेकिन जरूरी है। अगर कोई बच्चा 12वीं पास है तो 10वीं पास है। 12th क्लास P, 10th क्लास Q। I am trying to attach this scenario with the real life situation. So that you can have an analogy with that. Analogy with this mathematical treatment and the real life. अब देखो, लगता है ना 10वीं पास करना 12वीं पास करने के लिए जरूरी है। हाँ जी जरूरी है, नेसेसरी है भैया। 10वीं नहीं तो 12वीं कैसे कर लेगा? आर यू गेटिंग द फीलिंग?
ठीक है, यहां पे आना, पहले साइक्लिक अबिलियन में बोलो, फिर 10वीं 12वीं से भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? बस वो तो कॉमा लग गया बीच में, देन की बजाय कॉमा लग गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कर लोगे आप सारे। ये भी हो जाएगा, वेनेवर वाले भी तुम कर लोगे मेरे ख्याल से, कर लोगे ना बच्चों? कर लोगे, कर लोगे। अच्छा एक बार यहां पे आ जाते हैं, इस पे और इस पे और इस पे आते हैं और इस पे आते हैं, ठीक है ना? इस पे आओ 22 पे, नॉट क्यू इज ए सफिशिएंट कंडीशन। ऑफ लिख दिया मैंने, ऑफ नहीं लिखना चाहिए, 4 लिखना चाहिए, मैंने गलती से ऑफ लिख दिया। क्या लिखना चाहिए? 4 लिखना चाहिए, 4 अच्छा लगेगा। हाँ जी देखना, 22 नॉट अबिलियन इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉट साइक्लिक। ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, 10वीं 12वीं में आओ। हाँ जी, नॉट 10वीं थोड़ा सा, ठीक है, नॉट 10वीं, नॉट 10th पास इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉट 12th पास। 10वीं पास नहीं है। हाँ जी, इस पे आओ, 23 पे आओ, पहले साइक्लिक अबिलियन से बोलो। हाँ साइक्लिक अबिलियन बोलो पहले, 23। नॉट साइक्लिक इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर नॉट अबिलियन। अब 10वीं 12वीं से बोलो। हाँ जी, हाँ जी, क्या? नॉट 23 ठीक है। 24 साइक्लिक और अबिलियन से बोलो 24 को। हाँ, आइदर अबिलियन और नॉट साइक्लिक। 25 अच्छा सुनो, 24 को 10वीं 12वीं से बोलो। आइदर 10th और नॉट 12th। यस, नेक्स्ट 25 नॉट अबिलियन ओनली इफ ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। और फिर वो तो हाइपोथेसिस कंक्लूजन तो हो जाएगा। समझ गए बच्चों? इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस कर लेना। ये जो 26 स्टेटमेंट मैंने लिखी है ना, ये 26 स्टेटमेंट्स नहीं है, ये एक ही स्टेटमेंट के 26 वर्जन्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखवा देता हूं, उनको आप 26 तरीकों से लिख के लाना। ठीक है, लिखो। इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड। इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, if a sequence is convergent then it is bounded. If a sequence is convergent then it is bounded. एक और कर लाओगे? इसके 26 तरीके लिख के लाना। एक और लिखो, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। एक और लिखो, if a function is ellipsis, Lipschitz, ellipsis या ellipsis जो भी बोलते हो। if a function is ellipsis then it is uniformly continuous, then it is
यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको दी है। इन तीनों स्टेटमेंट्स के आप लोग 26 वर्जन्स लिख करके लाएंगे। ठीक है, लिख लाओगे पक्का? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही बस।